हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा था छोटा सा गांव, छोटा धार। यहाँ सूरज देर से निकलता और जल्दी ढल जाता। नवंबर का महीना था और हवा में ठंडक कुछ ऐसी घुलने लगी थी कि सांस भी धुएं की तरह दिखने लगी थी। चारों ओर देवदार के पेड़ों पर बर्फ की पतली परत चिपकी थी। गांव के लोग पहले से ही तैयारी में लग गए थे। लकड़ियां इकट्ठी करना, पशुओं के लिए चारा रखना और घरों की दरारें बंद करना। भुवन अपने झोपड़ीनुमा घर के बाहर घूरे के पास बैठा था। उसके हाथ फटे और चेहरे पर ठंड की झुर्रियां साफ झलक रही थीं। गोमती अंदर से पुकारती है, भुवन, जरा जल्दी चलो। सूरज ऊपर चढ़ने से पहले जंगल पहुंचना होगा। कल रात की ठंड ने तो हड्डियां जमा दी। अगर आज लकड़ियां ना लाए तो शाम तक चूरा ठंडा रह जाएगा। बच्चों को भी सर्दी लग जाएगी। हाँ गोमती, मैं बस रस्सी बांध रहा हूँ। देखो ना, हर साल ये ठंड और सख्त होती जा रही है। पहले तो दिसंबर में बर्फ गिरती थी, अब तो नवंबर में ही जान निकाल देती है। लेकिन क्या करें, जब तक लकड़ी नहीं बेचेंगे रोटी कहाँ से आएगी। राजू, जो 12 साल का दुबला पतला लड़का था, लकड़ियों की गठरी बांधने में पिता की मदद कर रहा था। उसकी बहन गुड़िया अंदर से हंसती हुई आवाज लगाती है, भैया, मेरे लिए बर्फ लाना। मैं उसे गुड़ की बर्फी बनाऊंगी। अम्मा ने कहा है कि बर्फ खाई तो गला बैठ जाएगा। पर तुम तो मेरे सबसे अच्छे भैया हो ना। तू भी ना गुड़िया, ये बर्फ खिलौना नहीं है, कांपने लग जाएगी। चल, अम्मा की बात सुन। मैं तेरे लिए जंगल से पाइन का कोन लाऊंगा, उसे रख लेना जैसे खिलौना। भुवन और राजू रस्सियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, चारों ओर बर्फ के धब्बे दिख रहे थे। नीचे घाटी से आती हवा हड्डियां जमा देने वाली थी। चलते चलते राजू पूछ बैठा, बाबा, इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है हर साल? क्या पहाड़ अब बूढ़े हो गए हैं कि सांस लेते ही बर्फ गिराने लगते हैं? गांव के बूढ़े कहते हैं पहले तो ऐसी ठंड नहीं पड़ती थी। बेटा, ये पहाड़ नहीं बदले हैं, हम लोग बदल गए हैं। जंगल काट दिए, आग जलाई तो धुआं ऊपर गया और मौसम बिगड़ गया। पहाड़ भी अब रोता है और उसका रोना बर्फ बनकर गिरता है। लेकिन तू डर मत, जब तक इंसान के दिल में गर्मी है, ठंड उसे हरा नहीं सकती। राजू मुस्कुरा दिया, मगर उसके पैरों के नीचे की बर्फ चर चर कर रही थी। दोनों ने पेड़ों से गिरी सूखी शाखाएं इकट्ठी करनी शुरू की। कुछ देर बाद आसमान से हल्की फुहार जैसी बर्फ गिरने लगी। बाबा, जल्दी करें, बर्फ बढ़ रही है। अगर ज्यादा गिर गई तो रास्ता बंद हो जाएगा। गुड़िया डर जाएगी अगर हम देर से लौटे। हिम्मत रख बेटा, अभी थोड़ी ही दूर है। जब तक ये गठरी भर नहीं जाती, घर नहीं लौटेंगे। पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। बर्फ अब तेजी से गिरने लगी थी। राजू के हाथ सुन्न होने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। भुवन ने गठरी बांधी, उसे कंधे पर रखा और दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना गीत। जब वे घर पहुंचे तब तक सांझ उतर चुकी थी। गोमती चूल्हे के पास बैठी थी और गुड़िया उसकी गोद में दुबकी हुई थी। भुवन ने लकड़ियां रखीं, फिर अपनी हथेलियां आग के पास सेंकते हुए बोला, लो, लकड़ियां तो आ गई। आज रात आग बुझने मत देना, कल शायद और ठंड पड़े। राजू, तूने अच्छा साथ दिया। अगर तू ना होता तो आज मैं शायद जंगल में ही जम जाता। मैं तो बस आपके साथ चल रहा था बाबा, असली हिम्मत तो आपकी है। लेकिन बाबा, कल स्कूल बंद रहेगा क्या? मास्टर जी कहते हैं बर्फ गिरने पर भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बेटा। ठंड चाहे जितनी हो, दिमाग की आग जलती रहनी चाहिए। वही आग हमें इन पहाड़ों की ठंड से बचाएगी। बाहर हवा सिसक रही थी, अंदर चूल्हे की लपटें नाच रही थी। परिवार ने रोटी साग खाया, फिर सब आग के पास सिकुड़ कर बैठ गए। गुड़िया ने पिता के हाथों में अपना छोटा सा हाथ रख दिया। बाहर पहाड़ों पर बर्फ अब सफेद चादर की तरह फैल चुकी थी। ठंड की ये बस पहली दस्तक थी। आने वाले दिनों में इसका असली कहर दिखना बाकी था। सर्दी अब अपने पूरे शबाब पर थी। हवा में बर्फ का कोहरा घुला था और सूरज जैसे शर्माता हुआ बादलों के पीछे छिपा रहता। हर सुबह गांव छोटा धार बर्फ की मोटी परत में लिपटा दिखाई देता, जैसे किसी ने पूरी धरती पर सफेद कंबल डाल दिया हो। भुवन रोज की तरह सुबह उठता, हाथों को रगड़कर गर्मी पैदा करता और लकड़ियां बेचने कस्बे की ओर निकल जाता। पर उस दिन कुछ अलग था। ठंड ने जैसे उसके पैरों को जकड़ लिया था। गोमती ने रसोई में चूल्हे में आग सुलगाई और कहा, भुवन, आज मत जाओ,
देखो ना, धुआं भी जम रहा है। ऐसे में पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे होते हैं। एक बार गिर गए तो कोई सुनने वाला भी नहीं। हमारे पास जो लकड़ी बची है उसी से 2 दिन निकाल लेंगे। गोमती, 2 दिन निकाल लेंगे, पर तीसरा दिन कैसे? बर्फ और बढ़ती जा रही है। अगर अभी नहीं गया तो आने वाले हफ्ते तक रास्ते बंद हो जाएंगे। लकड़ी बेचनी पड़ेगी, वरना बच्चों के लिए दवाई, खाने का सामान सब खत्म हो जाएगा। राजू ने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां थकान भी थी, जिद भी। वो बोला, बाबा मैं साथ चलूं? आप भारी गठरी उठाएंगे तो पैर और फिसलेगा। मैं लकड़ी लेकर चलूंगा, आप बस रास्ता दिखाना। नहीं बेटा, तू घर में रहे। स्कूल भी बंद है तो गुड़िया का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस 2 घंटे की बात है। भुवन ने रस्सी बांधी, लकड़ी की गठरी कंधे पर रखी और निकल पड़ा। बाहर हवा ने जैसे छुरियां निकाल रखी हों, चेहरा चीरती ठंड। रास्ते में बर्फ की परतों के नीचे पत्थर फिसलन भरे थे। वो धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ पार कर रहा था कि अचानक पैर फिसल गया। गठरी का वजन ज्यादा था, वो संतुलन नहीं बना पाया और नीचे ढलान की ओर लुढ़क गया। चारों ओर सफेद धुंध, बस एक चीख गूंजी। शाम को जब सूरज ढलने लगा तब तक भुवन घर नहीं लौटा था। गोमती का दिल घबराने लगा। राजू ने कई बार दरवाजे से झांका, रास्ता खाली था। गुड़िया को भूख लगी थी, मगर गोमती का ध्यान कहीं और था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का बूढ़ा हरिया खड़ा था, हाथ में लाठी और चेहरे पर चिंता। गोमती बहू, घबराना मत। भुवन भाई फिसल गए थे पहाड़ी मोड़ पर। चोट लगी है पैर में, लेकिन मैं और हीरा उन्हें उठा लाए हैं। नीचे चरवाहों के झोपड़े में रखा है। तू जल्दी चल, मरहम पट्टी करनी होगी। गोमती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से ऊनी दुपट्टा ओढ़ा और राजू से बोली, राजू, मैं जा रही हूँ तेरे बाबा के पास। तू घर संभाल, गुड़िया को गर्मी में रखना। चूल्हे की आग बुझने मत देना और दरवाजा अंदर से बंद रखना। जब तक मैं लौटूं बाहर मत निकलना। अम्मा मैं भी चलूं ना? बाबा को देख लूंगा। नहीं बेटा, रात हो रही है, बर्फ में चलना मुश्किल है। तू घर की जिम्मेदारी है, अब तू ही बड़ा मर्द है घर का। गोमती चली गई। रास्ते में हरिया ने उसे सहारा दिया। भुवन की चोट गहरी थी, पैर सूज चुका था। वो दर्द से करा रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता। गोमती डर मत, बस थोड़ा फिसल गया था। लगता है हड्डी नहीं टूटी, पर चलना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन। अब तू ही देख लेना सब। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, कुछ नहीं हुआ, मगर देखो ना, पूरा पैर सूज गया है। अब आराम करना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ेगी। मैं कल गांव में लोगों के घर काम मांग लूंगी। दूसरे दिन सुबह गांव पर धूप तो निकली, पर ठंड कम नहीं हुई। भुवन बिस्तर पर था, पैर पट्टी में बंधा हुआ था। गोमती ने तय किया कि अब वो गांव में दूसरों के घर झाड़ू पोछा करेगी, ताकि कुछ अनाज मिल सके। राजू चुपचाप बैठा सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? उसे पता था पिता काम नहीं कर पाएंगे। वो उठा और बोला, अम्मा मैं भी कुछ करूंगा। जंगल से लकड़ियां लाना तो मुझे आता है। मैं छोटा हूं पर कोशिश करूंगा। नहीं राजू, तू नहीं जाएगा। तूने देखा तेरे बाबा का क्या हाल हुआ? ठंड में जाना मौत को बुलाना है। पर अम्मा हम भूखे नहीं रह सकते। अगर मैं नहीं गया तो आग कैसे जलेगी? गुड़िया तो कल रात ठंड में कांपती रही। मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। गोमती ने बेटे को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो जानती थी राजू अब बच्चे की तरह नहीं सोच रहा, जिम्मेदार इंसान बन रहा है। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मगर अकेले मत जाना। हरिया काका से कहना वो साथ चलें, और याद रखना जल्दी लौट आना। राजू ने गांव के बूढ़े हरिया से मदद ली और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में बर्फ अब घुटनों तक जम चुकी थी। हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजती थी। हरिया ने कहा, राजू तू बहादुर है, लेकिन याद रख, पहाड़ की ठंड किसी की भी ताकत तोड़ देती है। लकड़ियां काटते वक्त पेड़ की दिशा देखना और चाकू से हाथ दूर रखना। हाँ काका, मुझे पता है, बाबा ने सब सिखाया है। बस यही ठंड है जो डराती है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं।
कई घंटे की मेहनत के बाद दोनों ने लकड़ियां इकट्ठी की। राजू के हाथ सुन्न हो गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। शाम तक घर लौटे तो गोमती ने गरम सूप रखा था। भुवन ने बेटे को देखकर आंखों में गर्व भरी नमी से कहा, राजू, तूने जो किया वो मैं भी नहीं कर पाता। तू अब घर का सहारा है। याद रख, इंसान का कद उसके काम से बड़ा होता है। बाबा, मैंने वही किया जो आपने सिखाया। ठंड से डरना नहीं चाहिए। जब तक आग दिल में जलती है, बाहर की बर्फ कुछ नहीं कर सकती। रात फिर बर्फ गिरी, पर उस घर में अब ठंड के साथ डर नहीं था, बस उम्मीद की लौ थी। भुवन अपने बिस्तर पर लेटा, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। गोमती ने बच्चों को ओढ़नियां ओढ़ाईं और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, बस इतना कर कि ये ठंड ज्यादा न बढ़े। पर आसमान के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। आने वाले दिनों में ठंड और भी कहर बरपाने वाली थी। दिसंबर की शुरुआत थी। पहाड़ों पर आसमान में काले बादल भारी होकर लटक रहे थे। दिन के 3 बजे ही रात जैसी धुंध छा गई थी। छोटा धार अब बर्फ की सफेद कब्रगाह सा दिखाई देता। घर घर के छप्परों पर बर्फ जमी थी। रास्तों पर कोई नहीं चलता था। भुवन का पैर अब थोड़ा ठीक हुआ था, पर वो अब भी चल नहीं पाता था। गोमती रोज सुबह दूसरों के घर काम पर जाती ताकि रोटी का जुगाड़ हो सके। राजू चुपचाप घर में जंगल दोनों संभालता और गुड़िया दिन भर माँ के इंतजार में रहती। उस शाम ठंड कुछ अलग थी, जैसे हवा में बर्फ की जगह कांटे उड़ रहे हों। राजू बेटा, आज बाहर मत जाना। हवा का रुख बहुत तेज है। लगता है आज रात बर्फीली आंधी आएगी। लकड़ियां जितनी हैं उसी से रात निकाल लेंगे। चूल्हे में ज्यादा मत झोंक देना, नहीं तो सुबह कुछ नहीं बचेगा। ठीक है अम्मा, मैं बस दरवाजे के पास रखी गठरी अंदर रख देता हूँ। अगर हवा तेज चली तो वो उड़ जाएगी। बाबा को भी कंबल ओढ़ दे दूं क्या? हाँ बेटा, उन्हें उड़ा दे और गुड़िया को आग के पास बिठा कर रखना। मैं जरा पीछे वाले घर में काम निपटा आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। गोमती बाहर चली गई। आसमान में अब सफेद धूल जैसी बर्फ उड़ने लगी थी। राजू ने दरवाजा बंद किया और चूल्हे की लपटों को तेज किया। गुड़िया उसके पास बैठी थी, हाथों को आग के पास फैलाकर गर्म कर रही थी। वो धीरे से बोली, भैया, ये हवा इतनी गुस्से में क्यों है? लगता है जैसे कोई हमें डराना चाहता है। चूल्हे की आग भी डर कर कांप रही है। ये हवा नहीं, बर्फ का राक्षस है, जिसे बाबा कहते हैं शीत देव। जब पहाड़ों से ज्यादा पेड़ कटते हैं तो वो नाराज हो जाता है और अपनी बर्फ से सब ढंक देता है। मगर तू डर मत, हमारी आग उससे ज्यादा ताकतवर है। गुड़िया मुस्कुरा दी, पर थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कांपते हुए कहा, भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है और सिर भारी लग रहा है। आंखें भी जल रही हैं। राजू घबरा गया। उसने बहन का माथा छुआ। जल रहा था, बुखार। उसके दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। गुड़िया, तू लेट जा, मैं बाबा को बताता हूँ। अम्मा आती होंगी, वो दवाई लाएंगी। क्या हुआ बेटा? गुड़िया क्यों रो रही है? बाबा, उसे बुखार है, सिर बहुत गर्म है। अम्मा बाहर गई हैं और हवा बढ़ती जा रही है। क्या करूं? हाय राम, अब क्या करें? दवा तो नीचे कस्बे में है, यहाँ तो कोई वैद्य भी नहीं। तू आग जलाए रख, मैं कोशिश करता हूँ उठने की। भुवन उठने की कोशिश करता है, मगर पैर दर्द से जवाब दे देता है। वो गिर पड़ता है। राजू तुरंत दौड़ता है, उसे संभालता है। बाहर हवा ने घर के छप्पर को हिलाना शुरू कर दिया था। दरवाजे की दरारों से बर्फ अंदर घुसने लगी थी। गुड़िया कांपते हुए करवट बदलती रही। समय बीतता गया। रात के 9 बज चुके थे, पर गोमती नहीं लौटी थी। हवा अब तूफान बन चुकी थी। बाबा, अगर मैं नीचे वाले गांव चला जाऊं तो वैद्य जी को बुला सकता हूं। रास्ता मुश्किल है, पर कोशिश कर सकता हूं। नहीं बेटा, पागल मत बन। ये तूफान इंसान को रास्ते से उड़ा देता है। तू बाहर गया तो शायद लौट ना पाए। अंधेरा है, बर्फ है, हवा है। नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकता। राजू चुप हो गया। गुड़िया की सांस तेज चल रही थी और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। भुवन असहाय होकर उसे देखता रहा। बाहर अचानक दरवाजा जोर से हिला। धड़ाम! राजू भागकर उसे बंद करता है। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों की शीशे टूटने लगे थे। वो कांपते हाथों से आग में लकड़ियां डालता है। गुड़िया की आंखें आधी खुली थी। भैया, अम्मा कब आएंगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं नींद लेना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया, तू सोना मत। देख, आग जल रही है, मैं तेरे पास हूँ। तू बस मेरी आवाज सुनती रहे, कुछ नहीं होगा।
भुवन ने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों थे। उसने कांपते स्वर में कहा, राजू सुन, अगर तू जाने की ठान चुका है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर याद रख रास्ता तुझे नहीं छोड़ेगा। हर कदम संभाल कर रखना। बर्फ में जब सांस ले तो मुंह ढक लेना, और सबसे ज़रूरी डर मत। डर गया तो ठंड जीत जाएगी। हाँ बाबा, मैं नहीं डरूंगा। मैं गुड़िया के लिए जा रहा हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। राजू ने गले में ऊनी पट्टी बांधी, हाथ में लालटेन ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। भुवन ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ, आशीर्वाद दिया। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। बाहर सिर्फ सफेद धुंध, गरजती हवा और उड़ती बर्फ की। उसने अपने पैर बर्फ में गाड़े और आगे बढ़ गया। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ना था। बर्फ उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। वो बर्फ में फिसलता, गिरता, उठता और फिर चलता। उसके कान सुनने से जवाब देने लगे, सांस जमने लगी। फिर भी वो चलता रहा। गुड़िया की कराहती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। भैया, मुझे ठंड लग रही है। वो बर्फ पर झुककर बोला, मैं आ रहा हूं गुड़िया, बस थोड़ा और। घंटों की जद्दोजहद के बाद वो नीचे घाटी में पहुंचा। वहां कस्बे की रोशनी झिलमिला रही थी। राजू बर्फ में गिर पड़ा, मगर उठ खड़ा हुआ। वो वैद्य के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। वैद्य जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। मेरी बहन को बुखार है, वो मर जाएगी अगर दवा नहीं मिली। कृपा करके चलिए मेरे साथ। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी हाथ में तू आया है? बाहर तो तूफान है, कोई इंसान नहीं जा सकता ऊपर। मैं जा चुका हूँ और जिंदा लौट आया हूँ। अब आप चलिए, गुड़िया को बचाइए। अगर वो मर गई तो मैं खुद नहीं जी पाऊंगा। वैद्य बूढ़ा था, लेकिन लड़के की आंखों में जलती आग देखकर उसने झोला उठाया और दोनों निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था, पर राजू हर जगह आगे चलकर बर्फ साफ करता रहा। जब तक वे घर पहुंचे, तब तक सुबह की पहली किरण झांक चुकी थी। गोमती भी वहीं पहुंची। वो बर्फ में फंस गई थी और देर रात लौट पाई थी। वैद्य ने गुड़िया की नब्ज देखी, दवा दी, माथे पर ठंडी पट्टी रखी। कई घंटे बाद गुड़िया की सांसें हल्की हो गईं। भुवन ने आंखें बंद कर भगवान को धन्यवाद दिया। राजू, तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता है। अगर तू न जाता तो हम अपनी गुड़िया को खो देते। तेरे अंदर आग है बेटा, सचमुच की आग। मुझे गर्व है तुझ पर राजू। आज तूने ठंड से नहीं, मौत से भी लड़ाई जीत ली। याद रख, जिस दिल में साहस की गर्मी हो, वहां ठंड कभी नहीं टिकती। बाहर सूरज निकल आया था। आकाश अब साफ था और बर्फ पर किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। राजू ने खिड़की से बाहर देखा, सारे पहाड़ जैसे उसे सलाम कर रहे हों। गुड़िया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, भैया, तू सच में सबसे बहादुर है। राजू ने उसकी हथेली थामी और आंखों से कहा, ठंड का कहर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसे हरा दिया। उस दिन छोटा धार के पहाड़ों ने देखा कि ठंड चाहे जितनी भी हो, माँ के आंसू, बेटी की हिम्मत और बहन की मुस्कान उसे कहीं ज्यादा गर्म होती है। रात की लंबी ठंड के बाद उस सुबह जब सूरज बादलों के पार से झांका, तो पूरा गांव छोटा धार सुनहरी रोशनी में नहा गया। बर्फ पर पड़ती किरणें मोतियों सी चमक रही थी। कई दिनों बाद हवा में पहली बार थोड़ी नरमी थी। भुवन के घर के बाहर धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। ये चूल्हे की आग नहीं, उम्मीद की लौ थी। गुड़िया का बुखार अब उतर चुका था। राजू उसके सिर के पास बैठा था और गोमती खिड़की खोलकर धूप अंदर आने दे रही थी। देखो बेटा, सूरज भी आज हमसे मिलने आया है। लगता है भगवान ने तेरी हिम्मत देखकर ठंड को शर्मिंदा कर दिया। अब बर्फ पिघलेगी और जिंदगी फिर से चलेगी। अम्मा, अगर भगवान मेरी सुन रहा था तो उसने बर्फ इतनी क्यों गिराई थी? गुड़िया बीमार हुई, बाबा घायल हुए, हम सब डर गए थे। कभी कभी बेटा, भगवान हमें परखता है। जैसे पहाड़ बर्फ की मार झेलकर और मजबूत होते हैं, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से मजबूत बनता है। तूने जो किया वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। भुवन बिस्तर से उठ बैठा था। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि गर्व था। उसने अपनी ऊनी चादर हटाई और बेटे को पुकारा। राजू, मेरे पास है बेटा। तेरे बाबा को अब सहारा नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ चाहिए। तू अब उस आदमी की तरह खड़ा है जो अपने घर को संभालना जानता है। तूने मुझे भी हिम्मत दी है। बाबा, अगर मैंने कुछ किया तो बस इसलिए क्योंकि आपने हमेशा कहा, डर से बड़ा ठंड कोई नहीं। जब मैं बर्फ में चल रहा था, आपके वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। घर में अब सन्नाटा नहीं था, वहां अब जीवन की आहट थी।
गुड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी। बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगी थी और गांव के बच्चे फिर से बाहर खेलने निकले थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि राजू ने बर्फीली आंधी में वैद्य को लाकर अपनी बहन की जान बचाई। गांव के लोग एक एक करके उनके घर आने लगे। अरे राजू बेटा, तू तो पहाड़ का शेर निकला। हमने तो सुना था कि उस रात कोई परिंदा भी बाहर नहीं निकला और तू घाटी पार करके कस्बे तक चला गया। भगवान करे तेरी हिम्मत पर बर्फ भी पिघल जाए। काका, मैं तो बस अपनी बहन को बचाने गया था। मुझे डर तो लगा, पर अगर रुक जाता तो शायद फिर कभी खुद को माफ न कर पाता। हरिया ने उसकी पीठ थपथपाई। गांव के बुजुर्ग बोले, ऐसे बच्चों से ही गांव जिंदा रहते हैं। लोगों ने लकड़ियां और अनाज लाकर उनके घर रखा। भुवन की आंखों में आंसू थे, इस बार ठंड के नहीं, कृतज्ञता के। शाम को जब सब लोग चले गए तो घर में सिर्फ परिवार और चूल्हे की मध्यम रोशनी थी। गुड़िया धीरे से बोली, भैया, क्या अब ठंड खत्म हो जाएगी? नहीं गुड़िया, ठंड फिर आएगी, लेकिन अब हम तैयार रहेंगे। हमारे घर में डर नहीं, आग है। जब हम साथ हैं तो ठंड हमें कुछ नहीं कर सकती। रात को गांव में पंच बैठक हुई। गांव वाले अब सोचने लगे थे कि हर साल ठंड से कैसे बचा जाए। राजू भी उस बैठक में गया। शायद पहली बार किसी बच्चे को बुजुर्गों ने खुद बुलाया था। गांव के मुखिया ने कहा, हम सबको ठंड के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये हर साल आती है। और दोस्तों, हर साल हम बर्फ से डरते हैं, घरों में दुबक जाते हैं और आसमान को कोसते हैं। मगर इस बार एक बच्चे ने हमें दिखाया कि ठंड से लड़ने का मतलब डरना नहीं, कोशिश करना है। अब हमें भी कुछ बदलना होगा। जंगलों की रक्षा करनी होगी ताकि ये ठंड और भयानक न बने। लोगों ने सिर हिलाया। राजू ने धीरे से कहा, मुखिया जी, अगर हम पेड़ काटना बंद करें और बर्फ पिघलने पर फिर से पौधे लगाएं तो शायद ठंड इतनी नहीं बढ़ेगी। बाबा कहते हैं कि पहाड़ रोते हैं जब जंगल कम होते हैं। सही कहा बेटा, तू अब इस गांव की सोच बदल देगा। तू हमारी उम्मीद की किरण है। उस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि हर परिवार साल में 5 पौधे लगाएगा। भुवन अब धीरे धीरे चलने लगा था। गोमती के चेहरे पर अब थकान नहीं, शांति थी और गुड़िया हंसने लगी थी। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंजती थी। सर्दियां अब ढल रही थीं, दिन लंबे होने लगे और सूरज अब पहाड़ों के पीछे से सीधा उनके घर पर पड़ने लगा। भुवन ने आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखा और कहा, कभी लगता था ये ठंड हमें खत्म कर देगी, पर आज वही ठंड हमें जोड़ गई। हमने सीखा कि सबसे बड़ी गर्मी इंसान के दिल में होती है, बस उसे बुझने नहीं देना चाहिए। राजू दूर घाटी की तरफ देख रहा था, जहां बर्फ पिघलकर छोटी नदी में बदल रही थी। पानी की कलकल आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज नई जिंदगी की थी। गुड़िया ने दौड़ते हुए जाकर भाई का हाथ थामा। भैया, चलो नीचे चलते हैं। नदी में सूरज का रंग पड़ रहा है, सुनहरा। देखना कितना सुंदर लग रहा है। चल गुड़िया, अब ठंड नहीं डराती, अब तो वही हमारी कहानी बन गई है। बाबा कहते हैं, जिसने ठंड झेली है वही असली गर्मी की कीमत जानता है। और सचमुच उस दिन से छोटा धार के लोग ठंड से डरना बंद कर चुके थे। वे जानते थे कि हर सर्दी के बाद वसंत आता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल वक्त के बाद उम्मीद जरूर जन्म लेती है। राजू, गोमती, भुवन और गुड़िया, चारों के चेहरों पर उस दिन सूरज की तरह चमकती मुस्कान थी। उनके दिलों में एक ही भावना थी कि ठंड का कहर चाहे जितना भी हो, प्यार और हिम्मत की गर्मी उससे बड़ी होती है।